अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। मैं सबसे पहले पूरी कौम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से हम इंटरेस्ट रेट को मज़ीद नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं। और देखिए, कहाँ 13% और कहाँ सिर्फ 1 दर्जन। अब आप अल्लाह के फजल से ये बबांगे दोहल कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अंडे, किन्नू और इंटरेस्ट रेट दर्जन के हिसाब से दस्तयाब है। मियाँ साहब, तीनों ही महंगे हैं। इंटरेस्ट रेट 13 से 12 पे लाना कौन सी बड़ी बात है? मैं माफी चाहता हूँ थैला साहब, आप जैसा तगड़ा बंदर मदारी की बात ना मान के उसे पूरे मजमे में बेइज्जत करवा देता है। अल्लाह का शुक्र किया करें। आप जैसे नाशुक्रे लोग तो एयरफोर्स के हवाई जहाज को कलाबाजियां लगाते हुए देखकर भी कह देते हैं कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और चंद दिनों के बाद पता चलता है कि आप घर की किसी दीवार से नीचे गिर के अपनी टांग तोड़ा बैठे हैं। और मियाँ साहब डेग के कहना मेरा पैराशूट नहीं खुलिया। वैसे मियाँ साहब, थैले वर्गे दी लत टुट भी जावे ते जल्दी जुड़ जाती है, एडी कि लत होंदी। मियाँ साहब सज्जी वाले रेस्टोरेंट ते जाओ तो एडी को लत बंदे चौलां ते रख के खा रहे होंदे ने। बस अब जाने दे। अब इंशाल्लाह ये पूरे सेगमेंट में नहीं बोलेगा। असल में ये सिर्फ थैले का कसूर नहीं है। इंटरेस्ट रेट 12 पे आने की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे भी 12 बज गए हैं। अगर ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सब महंगाई को नीचे लाने की कोशिशें हैं, और हम महंगाई को जितनी तेजी से नीचे लेके आए हैं, इतनी तेजी से तो 7वीं मंजिल से बड़ी ईद पे वैड़ा नहीं नीचे आता। आप अल्लाह का शुक्र करें कि हमारी हुकूमत महंगाई को कम कर रही है, अखराजात को कम कर रही है। वरना आप जरा पिछली हुकूमत का दौर याद करें, इतनी महंगाई कर दी थी उन लोगों ने कि फेरी वालों ने उबले हुए अंडे के साथ नमक देना छोड़ दिया था। मेरी मजलूम आवाम को खुश्क छल्लियां खानी पड़ गई थी, क्योंकि रेडी वाले ने छल्ली के ऊपर वो नमक वाला नींबू मलना छोड़ दिया था। वैसे मियाँ साहब, महंगाई में अगर इतनी कमी आ गई है तो फिर अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 200% इजाफे की जरूरत ही क्यों पेश आई? फरीद साहब, आप जैसे मासूम आदमी तीले वाली कुल्फी पकड़ के सोच रहे होते हैं कि जब कुल्फी में तीला घुसाया गया है तो कुल्फी टूटी क्यों नहीं। तो भोले बादशाह, कुल्फी फ्रीज होने से पहले उसमें तीला घुसाया जाता है। वैसे तो आपको मालूम है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दरानियों जेठानियों की तरह आपस में लड़ती रहती हैं, मगर जब किसी मौके पे ये इकट्ठे हुए हैं और अपोजिशन भी इनके साथ मिली है, तो इसका फिर मतलब है कि उस चीज की वाकई जरूरत है। तो ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन ने मिलकर ये फैसला किया है जी। और फिर स्पीकर साहब ने खुद मुझे सिफारिश की है कि वजीर आजम साहब, ये पार्लियामेंट के अरकान की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी जाए। देखिए, पहले 18,000 थी, अब 19,000 हो गई है। सिर्फ 1,000 का ही तो इजाफा हुआ है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। जुल्फी साहब,
आप लाखों की बात छोड़ें, गरीब आदमी का मसला तो हजारों का है, इसलिए मैं सिर्फ हजारों की वजाहत कर रहा हूँ। ओ माय गॉड मियां साहब, 5,19,000 पार्लियामेंट मेंबर की तनख्वाह, इतनी तनख्वाह का क्या करेंगे वो लोग? आप फिक्र ना करें गौरी साहब, वो आपकी तरह इस तनख्वाह को नान चने तिलों वाले कुलचे या खमीरी रोटियों पे खर्च नहीं करेंगे। वो इसे कौम की खिदमत के लिए खर्च करेंगे। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं, पेट्रोल का कितना खर्चा हो जाता है, फिर ड्राइवर भी रखना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले लोग पिछली सीट पे तकिया लेके सो जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अगर वो खुद गाड़ी चला के आए तो वो फिर असेंबली के इजलास में सोए रहते हैं। आप देखें तो सही, 2,18,000 कितनी मामूली सी तनख्वाह। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, खशखाश का दाना है। मियाँ साहब, हम भी कौम की खिदमत करते हैं, हमारे भी पैसों में इजाफा करें। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, खिदमत कर रहे हो ਤੁਸੀਂ। देखिए, मैं मानता हूँ कि कौम को हंसाना वाकई खिदमत है, लेकिन ये टाई और पेंट कोट पहनकर जुगते करना ये कोई खिदमत नहीं है। खिदमत वो करते थे वो जो जुगत करके तो साथ तली पे चमोटा भी खाते थे। आपने कभी खाया है तली पे चमोटा? 4 जुगतों के बाद तली सुर्ख हो जाती है। मियां साहब, एक बार जुल्फी ने चमोटा खादा सी, वो सारे आर्टिस्ट उतो वेखण लग पे कि मक्खी कौन मार गया है। देखिए, आप हमारे उन इकदामात पे भी गौर करें जो हम अखराजात कम करने के लिए कर रहे हैं। आप देखें कि PWD करप्शन का मंबा था ये महकमा, हमने उसे बंद कर दिया है। फिर आप देखें, अगले चंद माह में इंशाल्लाह आपको बिजली का रेट भी नीचे आता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। और हम बिजली में इतनी कमी लाएंगे कि आप बेशक बार बार अपना मोबाइल चार्ज कीजिएगा। और ये बिजली का रेट कम होने की वजह से आपके बहुत से अखराजात में मजीद कमी वाक़या होगी। आपको जुराबों के 7-8 जोड़े खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एक जोड़ा खरीदें जुराबों का, एक जोड़ा, और वो जब गंदा हो जाए तो उसे ही उतार के धो के दोबारा इस्त्री से खुश करके फौरन पहन सकते हैं। मियां साहब, गिलियां जराबा इस्त्री कीतियां बहुत लंबियां हो जांदियां। ये तो और अच्छी बात है, अखराजात में मजीद कमी होगी। जब जुराबें बहुत लंबी हो जाएंगी तो फिर आप पैंट भी ना खरीदें। इंशाल्लाह 4-5 धुलाइयों और इस्त्रियों के बाद जुराब ही पैंट का काम देगी। वाह 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 मियां साहब, आप तो वाकई कौम को बहुत सहूलतें देना चाह रहे हैं। सुने, सिर्फ यही नहीं, बिजली का रेट कम होने की वजह से और बड़े फायदे हैं। अच्छा जी। देखें, आप जब रात को लेट कर टीवी देख रहे होते हैं तो सिर्फ इस टेंशन से जागते रहते हैं कि टीवी बंद करके सोना है। आप इस टेंशन को भूल जाएं, आप सो जाएं, टीवी चलता रहे, सो जाएं आप। सारी रात भी टीवी चलता रहेगा तो आपका बिल इतना ज्यादा नहीं आएगा। मियां साहब, बिल तो बिजली का घट आएगा पर सवेर तक टीवी सड़ जाएगा। तो यार सड़ जाए टीवी, जिथे तो आप सड़े हो तो टीवी भी सड़ जाए फिर की? फरीद साहब, आप ही गल करो इन्हां नाल। गौरी साहब, आप अपने टीवी को रो रहे हैं। यहाँ तो इतनी गुर्बत है कि लोग बेचारे हाथ वाला पंखा इस्तेमाल कर करके अपने गुट ढीले करवा बैठे हैं। आपको पता है, गुट ढीला हो जाए तो बंदा पानी वाला गिलास भी नहीं हंगाल सकता। गुट ढीला हो जाए तो बंदा दही में चीनी नहीं मिला सकता। तो तुसी जिना मर्जी हाथ लाई जाओगे, हाथी को थाते रहेगा। और आप ये जानते हैं
माशाल्लाह आप खुद खुश खुराक आदमी हैं। दही में अगर चीनी ना मिक्स हो तो उसका मजा ही नहीं आता। कोई 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 एक नुकसान है, गुट ढीला हो जाए तो बंदा चपेड़ किसी और नू मारे तो वज किसी और नू जावे। मियाँ साहब, इखराजात में कमी की तो आप बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप FBR अफसरान को 6 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां भी तो लेके दे रहे हैं। ते और उन्होंने घोड़े लै दिया। पता लगे जी इनकम टैक्स अफसर हाथ च गंडासा फड़ के ते टैक्स इकट्ठा करने जा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, केड़ी गड्डी है जिन्होंने इंजन चलाना पैंदा जी। पता चले जी टैक्स कम इकट्ठा हुआ है चूंकि अफसरान की गाड़ियां आड़ी कर गई थी। आज ऑफिसर छापा मारने नहीं गया क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी को खड़खड़ा नहीं किया। ठीक है मियाँ साहब, ठीक है, मान लिया। ये तो बताइए कि आपकी कौमी असेंबली आमद पर ऑपोजिशन ने ऐवान को मछली बाजार बना दिया, इस पर कुछ तबसरा कीजिए। मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या मैंने जब कौमी असेंबली में मैं दाखिल हुआ हूँ जी, तो मैं वो मछली बाजार देख के उनको ये कहने की कोशिश करता रहा हूँ कि भाई मैं तकरीर करने आया हूँ, कोई 1.5 किलो मछली नहीं खरीदने आया। मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उस हुल्लड़बाजी में उन्होंने एजेंडे की कापियां भी यूं फाड़ी हैं जैसे 1.5 साल के बच्चे के आगे आप कोई कापी रख दे तो वो फाड़ देता है। मियाँ साहब, असल में वो खातून ने काम खराब किया है जिसने असेंबली में कागज फाड़ा है। एक मियाँ साहब कम्मा का तो याद आया, ये असेंबली च ऊ दी कादी आवाज आती है। बस यार मेरे को गलती हुई है। मैंने वो अपनी एक स्पीच में जापान का वाकया सुनाया है, उन्हें मेरी छेड़ी बना ली। हालांकि गौरी साहब आप मौसीकी को समझते हैं जी। आप देखें कि ऊ शामिल करके कैसे कैसे गानों को सुपर हिट बनाया गया है। ये ऊ कोई मामूली चीज नहीं है। अब देखिए जरा, एक एक शय चन्ना लब के सजाइए। ये बात है, ये बात है। लीडर वो होता है जिसके पीछे पूरी कौम लग जाए। आप फिर वो देखें आप, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरी की वजाहत कर दी है। अच्छा चले मियाँ साहब, ये बता दें कि ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई या होने का इम्कान है? देखिए फरीद साहब, हम शुरू से अल्लाह के फजल से हम शुरू से इस बात पे यकीन रखते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। वाह। अगर आप एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे रहेंगे, मुज़ाकरात से गुरेज करेंगे तो नतीजा कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर दो भाई नाराज होकर चारपाई की इधर वाली ही पे, जिसे भाई भी कहते हैं, इधर को मुंह करके बैठ जाएं और दो भाई इधर वाली बाई पे इधर को मुंह करके बैठ जाएं तो कैसे नतीजा निकलेगा? बिल्कुल। सारी सियासी पार्टियों को चारपाई की एक ही बाई पे बैठना पड़ेगा। वाह 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 वाह। मियाँ साहब सारे एक बाई ते बह गए ते मंजी टुट जानी जी। वो ते फिर वो की कहते ने अगो तेरे भाग लच्छी है। और साहब बड़ी मायने खेज बात कर गए हैं आप। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
ये तो बेचारे गानों का मिल्क शेक बना देते हो। शुरू करते हो कि जिंदगी में तो सब काला जोड़ा पा साडी फरमू। नाज़रीन, अजीजी के पास आज कौन सी खबर है, आइए देखते हैं। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 अक्सर आपके लिए वो खबरें इकट्ठी करके लाता है जिसमें दिलचस्पी भी होती है, अवेयरनेस भी होती है और मालूमात भी होती हैं और नसीहतें भी होती हैं। जी बिल्कुल। आज जो मैं खबर लेके आया हूँ उसमें बुजुर्गों की हौसला अफजाई है और उन बच्चों के लिए नसीहत भी है जो अपने दादाजी को कहते हैं कि दादाजी असी नारायण कगान सैर करन चले हैं तो तुहानू नहीं लेके जाना। अजीजी, ये खबर तुम्हारे अपने मुतल्लिक है? जी काका जी, बड़ी खबरदार करने वाली खबर है। अच्छा, तो यहाँ वाली आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये खबर उन लड़कियों के लिए भी है जिहड़ी अपने खामद नूं कहंदियां ने कि तुहाडे अब्बा जी सारा दिन खंघदे रहिंदे। बुजुर्ग जो हैं अगर उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनकी देखभाल की जाए और उनकी खुराक का ध्यान रखा जाए तो देखें दुनिया में बुजुर्ग क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, बरतानिया के मजहबी गीत गाने वाले गुलकारों का एक ग्रुप जिनकी औसत उम्र 94 साल है, दुनिया के मुअम्मर तरीन गुलकारों का ग्रुप करार दिया गया है। 17 अफराद पर मुश्तमिल इस ग्रुप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बाज़ाब्ता तौर पर मुअम्मर तरीन गुलकार ग्रुप करार दिया है। यानी वो उम्र जिस उम्र में बाबा जी एक लफ्ज कह के तो 2-2.5 मिनट खांसी करते हैं, उस उम्र में देखें गुलकारी में लोग हिट हो रहे हैं। क्या बात है। मैं तो ये परेशान हूँ कि इस उम्र में दूजी गल नहीं याद रहती, इनको पूरा गाना कैसे याद रहता है। ये तो बेचारे गानों का मिल्क शेक बना देते हो। शुरू करते हो कि जिंदगी में तो सब काला जोड़ा पा साडी फरमू। उठ वे मना तेरू नाच कमीज तेरी काली झांझर दी पावा छनकार। अजीजी साहब, जिन्नियां जिन्नियां इन्हां दियां उमरां ने ते ओह गाना गांदे डरदे होने ने की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। इनसे को पूछता होगा कि ये गाना किस राग में है, ये कहते होंगे जी उथू राग में है। ये तो फंक्शन के जितने पैसे लेते होंगे उसकी सिर्फ दुआइयां ही आती होंगी। ये तो हम कह रहे हैं ना, वो देखो तो सही। अगलियां दा ग्रुप हिट होया है। हाँ जी, इतनी इनकी उम्रें, ये तो अपने तबलेबाजी भी घसीट के लेके जा रहे होंगे। यार अब देखो तो सही, 94 साल औसतन उम्र है इनकी। ये किस तरह पहुंचते होंगे गुलकारी के लिए। इस उम्र में तो बंदा सवेरे टुरे ना तो शाम नू अगले कहते ने हाले इत्थे ही पहुंची है। अजीजी, इन बुजुर्गों का अगर संडे को फंक्शन हो ना तो ये जुमेरात को निकल पड़ते हैं। इसी तरह जापान में एक बैंड है जो बुजुर्ग खवातीन पर मुश्तमिल है। अच्छा। हाँ, जापान में KBG 84 नामी बैंड है। 33 ज़ईफ तरीन खवातीन इसमें गुलकारी करती हैं जिनकी उम्रें 84 बरस हैं, जबकि एक खातून गुलकारा की उम्र तो 97 बरस है। हाँ, ओकिनावा के दूर दराज जजीरे कोहामा पर मौजूद ये बैंड शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। वाह वाह वाह। क्योंकि उनके म्यूजिकल टाइटल आओ नाचो की मकबूलियत के बाद ग्रुप ने पूरे जापान का दौरा करके अपनी आवाज का जादू जगाया। इस मशहूर बैंड की ज़ईफ खवातीन को अब पूरे जापान में एक अहम स्टार का दर्जा मिल चुका। और ऐसी कहने हैं जी नारायण कगान का दर्जा हरारत नहीं ठीक, दादाजी तानू नहीं ले आके ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ 97 साल दी उम्र चो खाला होरी गाना गा रहे ने। इस उम्र च उबले आंडे नू दंदी नहीं वड्डी जांदी। वाह 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 वाह, ईमान से मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि देखो लोग किस तरह अपने बुजुर्गों को संभाल के रखते हैं। इतनी उम्र के बावजूद वो देखें एक्टिव हैं पूरे। इसी तरह आपको पता है कि 73 साला इस्राएली फुटबॉलर ने अपनी टीम के लिए मैच खेलकर गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया है। जी, 73 साल की उम्र में गोलकीपर के तौर पर इसने मैच खेला है। यार फुटबॉल खेल रहा है,
वाह वाह वाह। हम अपने इतने बुजुर्गों को कह देते हैं कि तुसी कपड़े बह के पाया करो, डिग पे तो चूकना टूट जाना है। और इतनी उम्र के बंदे का चूकना टूट जाए ना तो फिर उसको जमीन से चूकना बहुत मुश्किल हो जाए। अगर चूक भी लेना तो फिर चूक के सीधा कब्रिस्तान ही जाते हैं। अगला फुटबॉल खेल रहा है। ओए ओए ओए। बहुत ईमान से वैसे ये लोग जो है ना जी, अपनी सेहत के हवाले से बड़े एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही बात। ध्यान रखते हैं अपना भी और अपने बुजुर्गों का भी। बिल्कुल सर। और यार ये सिंगिंग और फुटबॉल के हवाले से तवील उम्री तो अपनी जगह। हाँ जी हाँ जी। एक बाबे माई को जिस उम्र में मोहब्बत हो गई ना जी, अच्छा। उस उम्र में इस तरह की बात करना भी अपने सिर च खे पवाने वाली गल होंदी। 100 साला बर्नी को 102 साला मारजूरी से मोहब्बत हो गई। हाय। अजीजी, ये नटगट माई बाबा किस मुल्क से है? ये अमेरिका का जोड़ा है जी। और जब इनकी शादी हुई ना जी, क्या? उस वक्त इनकी टोटल उम्र जो थी ना वो 202 साल 271 दिन थी। यानी अगर दोनों की उम्र मिलाई जाए ना तो 202 साल 271 दिन बनती। और इनकी शादी पर बड़े दूर दराज से इनके रिश्तेदार आए थे। उन्हें सोचा होना चलो शादी ना हो तो कुलां दी रोटी तो खावांगे ही। अल्लाह जिंदगी करे इस जोड़े दी। इस दुल्हन दे मां प्यो ने ये तो नहीं क्या होना भी इस घर चों तेरी डोली जा रही है तो उस घर चों तेरा जनाजा ही आवे। डरते होंगे अगले कि तेरे गल पूरी ना हो जाए। ये जोड़ा जो भी शॉपिंग करने वास्ते जाएगा सीधा मेडिकल स्टोर पे। भाई जी आप जो मर्जी कहते रहे, उस माई बाबे ने गिनीज बुक में अपना नाम लिखवा लिया। मुझे याद आ गया इसी तरह एक पुराने क्लास फेलोज की गेट टुगेदर थी। अच्छा। उधर एक बाबे और ही गए जिनकी बेगम फौत हो चुकी थी। और उनकी एक क्लास फेलो अम्मा और भी वहां पहुंचे हुए थे जो बेवा हो चुकी थी। अच्छा। बाबे और ने उथे उन्हें प्रपोज करता। लजी जब प्रपोज किया तो माई और ने भी शर्मा के मुंह नीचे कर लिया। बाबा जी ने उनसे फोन नंबर मांग लिया। अच्छा। अम्मा और ने भी फोन नंबर दे दिया। वाह। और अपने अपने घर चले गए। चौथे पंजवें दिन ना जी फिर वो किधरे मिले बाजार च। और बाबे और ने कहा मैं माफी चाहता हूँ जो आपने मुझे फोन नंबर लिख के दिया था ना वो मेरे को गवाच गया, मैंने याद नहीं रहा मैं किथे रख बैठा। हाय। गुस्सा ना करना, मुझे दोबारा नंबर दे दे। अम्मा और ने भी शर्मा के क्या डोंट वरी कोई बात नहीं, मैं भी भूल गई थी कि मुझे प्रपोज किसने किया था। ऐसे जिंदा दिल बुजुर्ग हैं वहां पे। और हमारे यहाँ बुजुर्गों की ये हालत है कि ये पिछले दिनों फेसबुक पे एक खबर चल रही थी। अच्छा। को बलोचिस्तान में को बुजुर्ग बेचारे कल्ले कारे कहीं पड़े हुए थे। ठीक। वहां पे कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो बाबा जी 40 साल से नहाए ही नहीं हुए, बाल बड़े हुए, बुरी हालत, उनको को पूछने वाले ही नहीं। वो लोगों को बड़ा तरस आया, उन्होंने बाबा जी की कटिंग कुटिंग कराई, उनको नहलाया। हाय हाय हाय। जब आखिरी पानी का डोंगा उनके ऊपर डाला तो बाबा जी फौत हो गए। ओरे फरिश्ता बाहर ही खलोता डीकन डे असी के इनको नवाए थे मैं ले गया। बड़ी बुरी हालत है ईमान से, सीरियसली। हमारे यहाँ हम बुजुर्गों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सही बात है। उनको हम समझते हैं कि वो जिंदगी गुजार चुके हैं, बस सब फारग हैं। हाँ, रिटायर हो गए। हाँ, और देखो पूरी दुनिया के ऊपर किस तरह 100 साल के बाबियों की शादियां हो रही हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं हल्का। सही बात है। कई वीडियोज आती है ईमान से, सारे वो बाबे माइयां नचन डे होंदे ने जेड़े सारे साडे इत्थे डॉक्टरां दी दुकान ते बैठे होंदे। और हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग अगर इस तरह की कोई हरकत कर ले तो लोग कहते हैं देखो यार इसको इस उम्र में क्या आखिर आई हुई है। हाँ जी, साडा बाबा 70 टप्पे ते यही समझने बस आखिर हो गई है। नाज़रीन ये लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जिस दिन क्लास नहीं ना होती तो मैं तो बहुत सोता हूँ, बहुत सोता हूँ। वो तो घर वाले पानी सुट के इनू उठांदे, नहीं तो ये तो नहीं उठदा। पानी सुट के मैं पालक हाँ। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का बहुत शुक्रिया। फर्स्ट क्लास पहुंचा। बड़ी अच्छी बात है। आज क्लास में सोने की बात मैं करने जा रहा हूँ। अरे बहुत जरूरी है सोना इंसान के लिए। मैं समझता हूँ खास तौर पे रात को सोना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। वैसे मैं तो आप यकीन माने अपना टीचर बैठे जी जी,
जिस दिन क्लास नहीं ना होती तो मैं तो बहुत सोता हूँ, बहुत सोता हूँ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। पानी सुट के मैं पालक हाँ। ओ भाई, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, जिसका रेट आजकल आसमानों से बात कर रहा है। हाँ जी। टीचर बेटे सोना शुरू तो ही बड़ा कीमती है। मेरे दादे ने सोने का दंद लवा लिया तो डाकू ओदी धौन ला के लै गए। अल्लाह डायरेक्ट दंद ला लेंदे ते दादा बच जाना सी। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। अच्छा यार, टॉपिक की तरफ आए। आज का टॉपिक है सोना यानी गोल्ड। सोने दा किलमाया ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ। ओ यार क्लास शुरू होने दे, तू विच की रोना पिटना पा लिया। जी गोल्ड। अच्छा, सोना जो है वो संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके कई मायने हैं। जी। यानी संस्कृत जबान में सूरज की सुनहरी किरण या सूरज की रोशनी को सोना कहा जाता है। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ सूरज ਦੀ रोशनी है। मैं इसके मायने आपको बता रहा हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि खवातीन ने जो सोने के टॉप्स या सोने के जेवरात पहने होते हैं वो सूरज की रोशनी होती है। अच्छा जी हाँ, इसी तरह संस्कृत जबान में बहुत अहम या कीमती चीज को भी सोना कहा जाता था। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। अच्छा, संस्कृत जबान का एक और लफ्ज है स्वर्ण, जिसका मतलब है पीला या जर्द। सोना भी इसी लफ्ज स्वर्ण से निकला है क्योंकि सोना भी पीले रंग का होता है। अच्छा। सर जी मेरा छोटा भरा यरकान की वजह से पीले रंग का हो गया है। अब हम फैमिली मेंबर उसको कह सकते हैं कि ये भी स्वर्ण हो गया है। यानी ਉਹਨੇ ਘਸੀਟ ਘਸੂਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। नहीं, उसको पीला ही रहने दें, उसको स्वर्ण ना करें आप। नाले यावर साहब, जो भाई होते हैं वो बेशक जर्द हो भावें लाल हो, वो सोना ही होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, किसी भी जुबान में सोने का जो लफ्ज है वो इसकी पीली रंगत की वजह से ही है। जी जी। जैसे हम गोल्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, ये बुनियादी तौर के ऊपर जर्मेनिक लैंग्वेज है गल्पा। ये उससे माखज है या उससे आया है क्योंकि इसका मतलब भी येलो या पीला ही होता है। अच्छा। गल्पा। गल्पा यानी गल्पा भी पीले रंग को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से कदीम अंग्रेजी लफ्ज है गियोलो, उसका मतलब भी येलो या पीला ही होता है, जिसकी वजह से ये गोल्ड से हम कहते हैं। यानी गोल्ड भी गल्पा या ग्योलो से ही निकला है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने बख्तियार साहब। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 2-2 ਤੋਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों के अंदर खुद आपके खून में सोना गर्दिश कर रहा है। खून में सोना होता है? जी हाँ। क्या वैसे पहले दसो, मेरा वड्डा मुंडा किसी को खून की बोतल मुफ्त दे आया है। वो तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। आहो ठीक है, दवे खून मगर विचों सोना ते कढ लैंदा। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦਹੀਂ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਆਉਨੇ ਆ। यावर साहब, लड़ना झगड़ना खून बहाना बहुत बुरी बात है, लेकिन जिस नुक्ते से आप सोच रहे हैं वो मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूं। औसतन एक इंसान के अंदर जो उसके खून में सोना दौड़ रहा है उसकी जो मिकदार है वो 0.2 मिलीग्राम है, और इसकी कुल मालियत सिर्फ $1 है, जो कि पाकिस्तानी 280 रुपए बनती है। चलो, मैंने तो सोचा था कि एक खून की बोतल में से सोना निकलवा के अपना जेवर बनवा लूंगी। बीबी ये प्लानिंग आप कैंसिल कर दें, क्योंकि आपका सारा खून भी निकाल लिया तो नाक का एक कोका नहीं बनना। यार एक मिनट, एक और दिलचस्प बात सुने आप लोग।
वैसे तो सोना दुनिया के तमाम बर्रे आजमों में मौजूद है, तकरीबन तमाम सैयारों पर सोने की मौजूदगी है। मगर बिलखुसूस सूरज जिससे हम ये रोशनी हासिल करते हैं, साइंसदान ये बताते हैं कि सूरज में 2.5 खरब टन सोना मौजूद है। ओए होए होए होए, इतना सोना? रहन दियो बख्तियार साहब, सूरज वाला सोना बंदा कड्डन जाए भुज जाए। तो यावर साहब ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ हमाना साहब, सूरज बुझता नहीं है, गुरूब होता है। हाँ जी। यानी कि हमारी जमीन गोल है और घूमती रहती है। जब आपको सूरज नजर नहीं आता या सूरज गुरूब हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस मकाम पर हैं वो घूम के सूरज के अपोजिट साइड पे चला जाता है, बिल्कुल। और जो जगह सूरज के सामने होती है वहां पे दिन हो जाता है। और एक और दिलचस्प बात, एक तहजीब है इनका तहजीब, जिसका अब कोई वजूद नहीं है। उस तहजीब में सोने को या गोल्ड को सूरज का आंसू कहा जाता था। ओए होए होए, यानी उस तहजीब के मुताबिक सूरज के बुजुर्गों ने उसे दुआ दी थी, जा पुत्र अथरू सुटे ते सोना चुके। अच्छा, अब आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं। दुनिया में एक ऐसा मकाम है अंटार्कटिका, जहां रोजाना सोने की बारिश हो रही है। ओए होए, यानी अंटार्कटिका में जब बारिश होती है तो उथों दे गरीबां दे बच्चे भी सोने च नहांदे ने। बल्ले बल्ले बल्ले। तो सर जी ये बिस्कुट की शक्ल में गिरता है या जेवरात की शक्ल में गिरता है? ओ यार तेनू इस गल नाल की, तू ते सिर्फ वो बिस्कुट जानने जेड़ा चाह च डबोईदा। यार मेरी बात सुने, अंटार्कटिका में एक फाल आतिशफशा है जिसका नाम है माउंट एरेबस। ये रोजाना 80 ग्राम सोने की धूल हवा में उड़ाता है, और इस 80 ग्राम धूल की कीमत 5000 पाउंड है। हेलो, और इसकी कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 17,22,000 रुपए है। हाय 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 हाय, यानी साडियां बीबियां भैणां ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ। मगर मेरी एक बात जहन में जरूर रखिएगा कि कोई अगर वहां जाकर अमीर बनने का सोच रहा है तो ये जहन नशीन कर ले कि वहां का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। मनफी 50। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਭਾ ਮਾਨਤ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਹ ਚ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੀ ਲੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ। सर जी, कोई मोटा कोट पहन के उधर से सोना लाया नहीं जा सकता? अच्छा, वैसे तो दुनिया में 70% सोना जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन सोने को खाने और तिब के शोबे में बिलखुसूस हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। तिब के शोबे में यानी दवाइयों में इस्तेमाल होता है जी? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तिब के शोबे में हजारों साल से सोने को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज भी जदीद मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज में सोने का इस्तेमाल हो रहा है। जी। सोना जरासीम के खिलाफ मजामत में बेहतरीन धात है। अच्छा। और एक बीमारी है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके इलाज में भी लिक्विड गोल्ड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जिस्म में जो सोजिश है उसको कम किया जा सके। देखा जे बीबी, आपको सिर्फ जेवर की पड़ी हुई है, कितनी कितनी खतरनाक बीमारियों का इलाज हो रहा है सोने। मैं तो कहना सारियां बीबियां भैणां अपना अपना सोना डॉक्टरां नूं दे आवो, आहो, ताकि गरीब लोगों का इलाज मुआवजा हो सके। हाँ सच्ची गल है, बाद च जेवर बेच के भी तो पैसे डॉक्टरां नूं ही देने आ। अच्छा, एक और मजेदार बात जो शुरू में यावर साहब ने अपने दादा जान के हवाले से बयान की। हाँ जी। दुनिया भर में सालाना 46 टन यानी 46,000 किलो सोना दांतों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨੂੰ ਰੋਣਨੇ ਆ।
ਭਾਈ ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। सर वैसे माफ कीजिएगा, आपने सोने से दिल ही चढ़ा दिया। मेरा मैंने दिल नहीं चढ़ाया, चंद हकायक बयान किए। और इलाज मुआवजे के साथ साथ आपको बताऊं कि सोना खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी जी, एक डच शेफ है, उसने ये दावा किया है कि उसने दुनिया का सबसे महंगा बर्गर बनाया और इस महंगे बर्गर में उसने सोने के वर्क का इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है कि इसकी कीमत $3,964 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 16 लाख रुपए से जायद इसकी कीमत बनती है। हाय 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 हाय। यानी बंदा उन सारे बच्चियां नु बर्गर लेके दवे या मकान ले लवे। और सुनिए, दुनिया का महंगा तरीन पिज्जा, वो भी सोने का इस्तेमाल उसमें किया गया। इसका नाम था लुई 13 पिज्जा, जो कि इटली के एक शेफ ने तैयार किया। इसकी कीमत 12,000 अमरीकी डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 33,60,000 रुपए का है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और सुनिए, दुनिया की महंगी तरीन मीठी डिश डेजर्ट जिसको कहते हैं, वो 2011 में एक बरतानवी शेफ ने तैयार की, उसमें भी सोने का इस्तेमाल किया। और इस डिश की कीमत थी 35,000 अमरीकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 98 लाख रुपए की है। या खीर दी ठूठी ले लवो या नवी गड्डी ले लवो। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आज से आप हमें पढ़ाएंगे, तो आप जरा हमें बता दीजिए कि हम आपको किस नाम से मुखातिब करें। हाफिज साहब कहें, मौलाना साहब, अल्लामा साहब, चीमा साहब, चट्ठा साहब। तो हाफिज साहब ने मुस्कुरा के कहा कि यार उस्ताद बाप होता है, एने तकल्लफ की लोड़ नहीं, तू मैनू सीधा सीधा अब्बा जी कह लिया कर। जी अजीजी, आज किस शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहे हो? हाँ, जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद ऐसे लोगों के काफिले के लिए ही इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। वाह। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। वैसे तो हमारे शहर गुजरांवाला में तालीम के हवाले से बहुत बहुत बड़े लोग पैदा हुए, जी जी। जिनमें मैं याद करूं अगर तो मौलाना महबूब आलम, जिन्होंने उस दौर में एक बहुत बड़ा स्कूल चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। वाह। अच्छा। मौलाना महबूब आलम हाई स्कूल। फिर मौलाना अता मोहम्मद, उन्होंने भी इसी तरह ना जी बहुत बड़ा स्कूल एक बनाया उस वक्त। देखें, आजकल स्कूल बनाना या इस तरह का काम करना कोई इतना बड़ा मार का नहीं समझा जाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मगर जब पाकिस्तान बना था जी। और जिस वक्त कौम को तालीम की बड़ी जरूरत थी, हाँ जी। उस वक्त ये जो पाकिस्तान की मोहब्बत से लबरेज लोग थे, जी। इन्होंने कौम को बेहतरीन रास्ता दिखाने के लिए तालीम का मैदान चुना। वाह वाह। उसके बाद भी बेशुमार लोग ऐसे आए हैं। सूफी जमालुल्लाह साहब बहुत बड़े आदमी हुए हैं, उन्होंने भी तालीम के मैदान में बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं बहुत। वाह। अभी हमारे चंद दिन पहले एक ऐसी शख्सियत दुनिया से चली गई है कि बाखुदा मैं हैरान हो गया हूं कि ये साइकिल पे सारी जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत इतनी बड़ी थी। मरहूम प्रोफेसर हाफिज अरशद साहब चंद दिन पहले इंतकाल कर गए। यार फरीद, मैं आपको क्या बताऊं कि वो क्या शख्सियत है। आप उनकी खिदमात का अंदाजा इस बात से लगाएं और उनका गुजरांवाला शहर पे एहसान इस तरह समझें कि कई जनाजे हुए हैं उनके। उनका जो अपना जनाजा हुआ, जो उनकी मैयत के साथ हुआ, उसमें तो पूरे शहर के और उनके पुराने बहुत बहुत बड़े शख्स वहां पे मौजूद थे। जी जी। उसके अलावा गायबाना नमाज जनाजा उनकी 4-5 जगह पे हुई है।
बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि बज़ाहिर इस गैर मारूफ शख्सियत का गायबाना नमाज जनाजा अमेरिका में हुआ। वहां से एक मलक मोहम्मद साहब ने बताया है जी जी कि यहाँ उनके जनाजे में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। अब आप देखिए कि ना मीडिया पर हैं, ना कोई हुकूमत के कोई अहलकार रहे या ना किसी हुकूमत का हिस्सा रहे, मगर इनकी खिदमात किस कदर होंगी। ओ हो कि दूसरे मुल्कों में भी लोगों ने उनको याद किया है। वाह। उनके जानने वाले हर शख्स को, उनसे मुस्तफीद होने वाले हर शागिर्द को जी इस कदर दुख हुआ है। चूंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे अच्छा और मैं भी उधर पढ़ा हुआ हूँ, और अब देखिए कि ये क्या किया होगा हाफिज साहब ने। हाँ जी अभी वो भी बताता हूँ आपको कि इन्होंने क्या क्या किया है। जी हाफिज साहब 1936 में अमृतसर में पैदा हुए। खुशहाल इंसान थे, हौजरी का कारोबार था इनके बुजुर्गों का। अच्छा। उस दौर में रोजाना 500 रुपए अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे इनके बुजुर्ग। कुरान पाक हिफज करना शुरू किया तो हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और उन्हें पाकिस्तान हिजरत करना पड़ी। आधा कुरान पाक अमृतसर में और आधा पाकिस्तान में हिफज किया। हाफिज साहब ने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया अपने दादा के भाई हाफिज मोहम्मद अमीन साहब, जो 1896 के अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे। उनसे इंग्लिश सीखी, फिर इन्होंने इंग्लिश में कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ी, मुख्तलिफ मज़ाहब का तफसील से मुतालिया किया। हाफिज साहब को इंग्लिश पर इतना अबूर हासिल था कि मैट्रिक, FA, BA और फिर MA इस्लामियात का इम्तिहान भी अंग्रेजी में दिया। वाह। और ऐसे बड़े खानदान की शख्सियत थे ये कि हाफिज साहब के दादा ने पाकिस्तान आने के बाद कोई क्लेम कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी हिजरत का अजर जाया हो जाएगा। होय 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 होय। कहते हैं मैंने अल्लाह के लिए, मैंने उसके दीन के लिए ये हिजरत की है। पाकिस्तान बना है, इस्लामी मुल्क बना है, तो मैं तो यहाँ अपने मजहब के लिए, अपने रब के लिए आया हूँ। तो यहाँ आगे मैं क्लेम करके अपना ये अजर जाया कर दूं। फिर उनके दादा ने अपनी बीवी का जेवर बेचकर दोबारा यहाँ हौजरी का कारोबार ही शुरू किया और उस कारोबार को खूब चमकाया। जी अच्छा, हाफिज साहब ने 1961 में गवर्नमेंट कॉलेज मरी से लेक्चररशिप शुरू की। अच्छा 1963 में गवर्नमेंट कॉलेज गुजराला आ गए। फिर 20-25 साल शोबा इस्लामियात के सरबराह रहे और कॉलेज में ऐसा किरदार अदा किया जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। वाह। गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से ही प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर हुए। जी वो 9 साल तक पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट के मेंबर भी रहे। फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडी के भी मेंबर रहे। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी MBBS का इम्तिहान भी लेती थी। हाफिज साहब ने मुताले और तहकीक के बाद उनके निसाब में भी तब्दीली करवाई, जो उन्हीं की तजवीज पर ही की गई। आप ये हैरान होंगे कि हज करने के लिए गए ना जी, तो जब वापस आए तो अपनी ड्यूटी के इतने पाबंद थे कि जिस दिन वापस आए सुबह सुबह जी जी साइकिल पकड़ के कॉलेज चले गए। कहते हैं पहले ही बड़ी छुट्टियां हो गई हैं, आज मैं आ गया हूं तो आज कॉलेज का वक्त भी है, मैं जाता हूं कॉलेज। क्या बात 1998 में रिटायर होने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज की सरपरस्ती शुरू कर दी और बड़ी मेहनत उधर भी की, बड़ी मेहनत। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 60 साल से भी ज्यादा तालीमी खिदमात सर अंजाम दी। अच्छा फिर मजहबी खिदमात जो थी, 60 साल तक तरावी में कुरान पाक सुनाते रहे, 40 साल तक जुम्मा का खुतबा देते रहे। और जहां जुम्मा पढ़ाते थे मुझे याद है सारा शहर वहां जाके जुम्मा पढ़ने को तरजीह देते। क्या बात। और फिर खुद ऐसे मलंग थे कि किसी एक मस्जिद पे कब्जा करके नहीं थे बैठे हुए, हर मस्जिद में घुस जाते थे नमाज के लिए। और जिस मस्जिद में भी जाते थे लोग अगर देख लेते थे तो उनके कहते थे जी आप आगे आ जाए, इमामत आप। फिर मस्जिद में दरसे कुरान का सिलसिला 8 साल तक चलता रहा। अच्छा और आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि बज़ाहिर उनके अकीदे से लोग उनको अहले हदीस समझते थे, मगर कभी भी किसी भी मसलक की मस्जिद में जाने से उन्होंने इनकार नहीं किया और खुशी से हर मस्जिद में जाते थे। अच्छा, हैरान कुन और मजे की बात यह है कि ये जो सालों उन्होंने मजहबी खिदमात सर अंजाम दी,
ये सिर्फ खालिस्तन अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए थी। उन्होंने जिंदगी भर इन खिदमात के एवज कभी कोई मुआवजा या तोहफा कबूल नहीं किया। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने हाफिज साहब को 2 साल खुद्दाम हज्जाज के सिलसिले में सऊदी अरब भेजा और वहां जाके ऐसा किरदार निभाया कि उन्हें तीसरे साल खुद सऊदी अरब ने सरकारी मेहमान के तौर पे बुलाया। अच्छा, फिर उनकी माशरे में इस्लाह के हवाले से जो दूसरी खिदमात हैं, यार हैरान कुन। आप ये सुनेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानगी होगी। लोगों के लड़ाई झगड़े खत्म करवाते थे। मशहूर था कि कहीं किसी जगह पे सुन लेते थे कि कोई 2 बंदे या कोई 2 खानदान लड़े हुए हैं, तो वहां पहुंच जाते थे। उनसे कहते थे कि सुलह करो, क्या कर रहे हो। इसी तरह उनका एक और महबूब मशगला था कि कोई मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ते थे तो वहां पहुंच के भी सुलह करवाते, तलाकें रुकवाते थे, बच्चियों को समझाते थे घरों में जा जाके, और नाराज बच्ची को उनके मेके से समझा बुझा के वापस उसके असल घर यानी उसके ससुराल छोड़ के आते थे। और सारा शहर उनको बाप की तरह, अपने बुजुर्ग की तरह, अपने घर के बुजुर्ग की तरह उनकी इज्जत करता था। और सरकार की आजी और दरवेशी ऐसी आला मिसाल है कि किसी जगह भी हाफिज साहब के सामने जब भी उनकी तारीफ होती थी ना जी, तो वो तारीफ करने वाले को फौरन रोक देते थे और रोना शुरू हो जाते थे और कहते थे कि भाई, अल्लाह ने अगर किसी वजह से मेरे ऐबों पर पर्दा डाल के मुझे अच्छे इंसानों में शामिल किया हुआ है, तो ये उसी की रहमत है, इस पे पर्दा ही रहने दो। तारीफ सुनकर कहीं मेरे जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि मैं को बड़ी तोप चीज हूँ और इस सोच की वजह से मैं अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाऊं। हाय, और इतने जॉली आदमी, ये नहीं कि कोई उनसे लोग दौड़ते थे, उनको देख के उनकी तरफ लोग दौड़ते थे। बड़े जॉली आदमी, बड़े प्यारे इंसान, बड़ी लाइट और मजाक की हिस्स बड़ी कमाल थी हाफिज साहब। एक आपको वाकया सुनाऊं जो दिलदार परवेज भट्टी साहब ने मुझे मरहूम ने सुनाया हुआ है। अच्छा, दिलदार परवेज भट्टी मरहूम भी हमारे गुजरांवाला की बहुत बड़ी शख्सियत, बिल्कुल, खुद बहुत बड़े आलम थे, बहुत बड़े आलम थे, और विट उनकी भी बड़ी मशहूर थी। तो शुरू से ही, बचपन से ही उनको मजाक से बड़ा लगाव था और वो शरारत करते रहते थे। गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए। अच्छा, हाफिज साहब के शागिर्द थे। अच्छा, हाफिज साहब जब पहले दिन लेक्चर के लिए क्लास में तशरीफ लाए, तो क्या खूबसूरत गुफ्तगू हुई है दोनों की। वाह 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 वाह। दिलदार परवेज भट्टी साहब खड़े हो गए, यंग मैन। अच्छा, कहते हैं सर, आपको हमने बहुत सुना है और देखा है, और आज से आप हमें पढ़ाएंगे, तो आप जरा हमें बता दीजिए कि हम आपको किस नाम से मुखातिब करें। हाफिज साहब कहें, मौलाना साहब, अल्लामा साहब, चीमा साहब, चट्ठा साहब। तो हाफिज साहब ने मुस्कुरा के कहा कि यार, उस्ताद बाप होता है, एने तकल्लुफ दी लोड़ नहीं, तू मैनू सीधा सीधा अब्बा जी कह लिया कर। वाह वाह वाह, बड़ी अजीम शख्सियत दुनिया से चली गई। ओए होए होए, अल्लाह ताला उनको हर लम्हे करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनको बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। जिस तरह लोगों ने हाफिज साहब के साथ मोहब्बत की है और जिस तरह हाफिज साहब ने लोगों के साथ मोहब्बत की है, अल्लाह ताला उनके साथ भी ऐसी ही मोहब्बत फरमाए। आमीन। अजीजी, अब जो इर्द गिर्द के हालात हैं ना, उनको देखकर इस तरह की शख्सियत का जाना एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, असल ताकत बर्दाश्त में है, इंतकाम लेने में नहीं। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।